हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक है, अपनी स्टडी को अच्छी तरीके से कवर अप कर रहे हैं। डिस्कशन जो रहेगा यानी कि 3 दिसंबर का, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैं जो क्वेश्चंस इंक्लूड कर रही हूँ, प्लीज़ उसके आंसर्स दीजिए बच्चे जो देख रहे हैं, ठीक है। तो आंसर्स ज़रूर दीजिए क्वेश्चंस का, क्योंकि वो जो प्रीवियस आपके एग्ज़ाम्स हो चुके हैं उसमें ही पूछे गए हैं। तो आप लोगों की ऐसे रिविज़न भी होगी और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी होगी कि क्वेश्चन अटैम्प्ट कैसे करना है। तो जो मैं पढ़ा चुकी हूँ उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं। क्लियर? तो रिवीजन जो है वो आप करते रहिए। आइए आज का जो डिस्कशन है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन ये है कि फरवरी 2021 में नगोजी ओकोंजो इवेला इनको अपॉइंट किया गया एज अ फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो वुमेन है, ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए है नाइजीरिया, ऑप्शन बी साउथ अफ्रीका, ऑप्शन सी है कीनिया, ऑप्शन डी है इथोपिया। जो आपको सही आंसर लगता है उसको कमेंट बॉक्स में आप लोग उसका आंसर दीजिए। कल मैं इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगी। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं। यहाँ पे एक पर्टिकुलर डे की बात की जा रही है। डे का नाम है वर्ल्ड डे ऑफ हैंडीकैप। इसको एक और नाम से जाना जाता है, इस डे को इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है, जिनका हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, या फिर वो देख नहीं पाते हैं, ठीक है, तो वो पर्सन विद डिसेबिलिटी की कैटेगरी में उनको रखा जाता है। कई बार क्या होता है सोसाइटी में, इनको निगलेक्ट किया जाता है, इनको जॉब नहीं दी जाती है, ठीक है, पीछे रखा जाता है, ठीक है। तो इनको पूरे राइट्स मिलने चाहिए, ठीक है, बिकॉज राइट टू लाइफ हमारा फंडामेंटल राइट है, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 21 में ये रखा गया है। तो हम लोगों को ये हम लोगों की ही ड्यूटी रहेगी कि हम लोग इनको निगलेक्ट ना करें, ठीक है। तो इसीलिए ये जो है डे सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर 3 दिसंबर को ग्लोबली, ताकि हम सपोर्ट कर सकें जो क्रिटिकल इश्यूज देखने को मिलते हैं इनसे रिलेटेड, ठीक है, उन इश्यूज से कैसे हमने टैकल करना है। तो ये चीज़ें भी इसमें रखी गई है, इस बारे में बात की गई है। और रिलेटेड जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ स्पेशली जो इश्यूज देखने को मिलते हैं उनको कैसे हम लोगों ने हैंडल करना है, ठीक है। जो पर्सन विद डिसेबिलिटी डे है, इसको प्रोक्लेम कब किया गया, यानी कि इसकी घोषणा कब की गई थी? 1992 में की गई थी बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा कब सेलिब्रेट किया जाता है, कब सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया गया। 1992 को प्रोक्लेम किया गया किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है एक योजना, एक स्कीम के बारे में, जिसका नाम है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत क्या क्या किया जाता है कि जो एलपीजी सिलेंडर्स है उनको फ्री में प्रोवाइड करवाया जाता है जो बिलो पॉवर्टी लाइन आती है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है, अभी न्यू डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यहाँ पे देखने को मिलेगा जो स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो उसको अभी एक्सटेंड करने की बात की जा रही है। ओके, 2019 के जो जनरल इलेक्शंस थे उसमें भी ये सारी चीज़ें जो है डिस्कस की गई थी, इसके बारे में अनाउंस किया गया था, ठीक है। तो कितने कितने बेनिफिशरीज़ को बेनिफिट हुआ है, तो उसके बारे में यहाँ डाटा दिया गया है। और इसका मेन पर्पस ये है राइट टू इन्फॉर्मेशन। हम यहाँ पे आरटीआई डाल के ये जो है प्ली वगैरह डाली गई थी कि कितने लोगों को बेनिफिशियल हुआ, डाटा जो है वो पर्टिकुलर प्रोवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो आरटीआई की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बोला गया, ठीक है। तो टारगेट क्या है इस स्कीम का कि रिलीज़ किए जाएंगे 8 करोड़ जो एलपीजी कनेक्शंस है। एलपीजी की फुल फॉर्म क्या रहती है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। तो एलपीजी के जो कनेक्शंस हैं उनको कनेक्शन प्रोवाइड करवाया जाएगा 2020 तक, ठीक है। तो ये टारगेट था जो लास्ट ईयर पूरा किया गया, ठीक है। तो अचीवमेंट जो थी अगस्त 2019 में ही हाफ हो गई थी, 7 मंथ्स अहेड, यानी कि आप बोल सकते हैं 7 महीने पहले ही इसकी अचीवमेंट जो है वो हो गई थी। मार्च 2020 में होनी थी, इसकी डेडलाइन रखी गई थी, बट अगस्त 2019 में ही इसकी जो अचीवमेंट है वो देखने को मिली। अगर 2021 की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है उनके द्वारा लॉन्च किया गया इसका सेकेंड फेज़, ठीक है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 स्कीम। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो स्कीम फर्स्ट थी, ठीक है, 1.0, इसको लॉन्च कब किया गया ये इंपॉर्टेंट है। 2016 में लॉन्च किया गया, ताकि जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कनेक्शंस है स्पेशली पुअर हाउस होल्ड्स को ये प्रोवाइड करवाने हैं, ठीक है। तो अगर 2.0 की बात करें, जो सेकेंड फेज इसका लॉन्च किया गया, इसका एम ये था कि मैक्सिमम जो बेनिफिट मिल सके स्पेशली जो माइग्रेंट्स रहते हैं, ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश से माइग्रेंट होकर पंजाब में आए हैं, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, ठीक है। गैस कनेक्शन जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिलता है, फूड की प्रॉब्लम आती है, क्लियर।
तो स्पेशली जो मैक्सिमम बेनिफिट देने की बात की गई है माइग्रेंट्स को दी गई है, ठीक है, जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते हैं, जो उनको डिफ़िकल्टी जो देखने को मिलती है, स्पेशली जो सबमिट करवाना पड़ता है अपना एड्रेस प्रूफ, ठीक है। तो नाउ दे विल ओनली हैव टू गिव सेल्फ डिक्लेरेशन। अब क्या करेंगे, अपना सेल्फ डिक्लेरेशन ही देंगे, ठीक है। तो ये बेनिफिट उठा पाएंगे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 0.2 स्कीम के तहत, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, स्पेशली ऑब्जेक्टिव ये है कि वुमेन्स को एम्पावर करना है और उनकी हेल्थ का कैसे ध्यान रखना है। तो स्पेशली ये बात की गई, जैसे चूल्हा वगैरह रहता है ना, जिसमें हम लकड़ी वगैरह जला के खाना बनाते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, पोल्यूशन होता है, ठीक है। एक तो इंडोर पोल्यूशन उसको हम बोल सकते हैं। तो वो जो वुमेन की हेल्थ के ऊपर उसका काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिलता है। इनकेस अगर वुमेन प्रेग्नेंट होगी तो तब भी उसकी जो प्रॉब्लम्स है इसके कारण, धुएँ के कारण काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। तो हमने हेल्थ का ध्यान रखते हुए ये सारी स्कीम जो है ये चलाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि हम वुमेन को एम्पावर कर सकें और स्पेशली वुमेन की हेल्थ का ध्यान रख सकें, ठीक है। तो रिड्यूस करना है स्पेशली जो नंबर ऑफ डेथ देखने को मिलती है अनक्लीन कुकिंग फ्यूल के तहत, ठीक है। तो प्रिवेंट करना है यंग चाइल्ड जो है सिग्निफिकेंस नंबर ऑफ जो एक्यूट रेस्पिरेटरी जो इलनेस देखने को मिलती है, ठीक है, जो यानी कि सांस लेने में भी प्रॉब्लम आती है अगर धुआं जो है वो अंदर चला जाए क्लेम। तो इसका कोज है स्पेशली जो इंडोर, मैंने आपको बताया ना, इंडोर एयर पोल्यूशन है। तो ये किससे कारण होता है, बर्निंग फॉसिल फ्यूल के कारण होता है, जिसके कारण यंग चाइल्ड जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी हेल्थ के ऊपर भी इसका असर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि किस कारण ये जो है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था स्कीम को स्टार्ट करने का। फीचर्स क्या है इसके, स्कीम जो है ये प्रोवाइड करवाएगी स्पेशली जो फाइनेंशियल सपोर्ट है, कितने की, ₹1600 की ईच एलपीजी कनेक्शन के ऊपर जो बिलो पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड्स में आते हैं, ठीक है। तो फ्री डिपॉजिट रहेगा एलपीजी कनेक्शन का। उज्ज्वला जो 2.0 ये प्रोवाइड करवाएगा फर्स्ट रिफिल एंड हॉट प्लेट जो फ्री कॉस्ट ऑफ है, ठीक है, बेनिफिशियरी को, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा ये। अंडर जो उज्ज्वला है 1.0 टारगेट जो रहा, जो टारगेट अचीव किया गया स्कीम के तहत, प्रोवाइड करवाए गए एलपीजी कनेक्शन 50 मिलियन वुमेन्स को जो बिलो पॉवर्टी लाइन आती हैं, ठीक है, मार्च 2020 तक। अंडर अगर उज्ज्वला 2.0 स्कीम के तहत देखें तो 10 मिलियन एलपीजी कनेक्शन जो है, ठीक है, वो प्रोवाइड करवाई जाएंगे आने वाले टाइम में। गवर्नमेंट के द्वारा टारगेट फिक्स किए गए हैं ताकि वो जो प्रोवाइड करवा सके जो पाइप्ड गैस है 21 लाख होम को, ठीक है, यानी कि 21 लाख घरों को, कितने, 50 डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट ये है, ये जो मिनिस्ट्री है मेन कौन सी, ये जो स्कीम है कौन सी मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट कर रही है, तो मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। आज के टाइम में इसके मिनिस्टर कौन है ये बताइएगा, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर फर्स्ट फेज़ की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर जो उज्ज्वला योजना है, इसके तहत 8 करोड़ जो पुअर फैमिलीज़ हैं इंक्लूडिंग दलित एंड ट्राइबल कम्युनिटीज़, उनको भी इंक्लूड करके उनको फ्री कुकिंग गैस कनेक्शन प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है, फर्स्ट फेज़ में, ठीक है। और एलपीजी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एक्सपैंड किया जाएगा हमारी कंट्री में। एटलीस्ट जो लास्ट 6 ईयर से भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं काफ़ी ज़्यादा टारगेट अचीव किए गए हैं। मोर देन 11,000 जो न्यू एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स भी ओपन किए गए हैं इसके तहत अक्रॉस द कंट्री। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एक डाटा है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टॉप 5 ऐसी स्टेट्स है जो उज्ज्वला स्कीम में टॉप की है, जिसने, जैसे उत्तर प्रदेश, ठीक है, नंबर ऑफ कनेक्शन प्रोवाइड करवाए सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, फिर वेस्ट बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि वो स्टेट्स या वो फील्ड यहाँ पे अचीवमेंट नहीं हुई उज्ज्वला योजना की। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं चार्ट 1 एंड चार्ट 2 है और चार्ट 3 है, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। नेक्स्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, क्योंकि हमारी कंट्री के द्वारा G20 ट्राइपॉड, ठीक है, G20 जो है G20 ट्रायोका, सॉरी, ठीक है, G20 ट्रायोका को क्या कर लिया गया है, ज्वाइन कर लिया गया है। पहली बात तो ये है कि ट्रायोका होता क्या है, ये एक रशियन वर्ड है, ठीक है। इसका मतलब रहता है जैसे गाड़ी वगैरह ये बनाई जाती है, 3 हॉर्स यहाँ पे रहते हैं तो ये पुल करते हैं, ठीक है। तो ये टीम रहती है 3 हॉर्सेस की, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, पुल करते हैं इसको, तो काफ़ी फास्ट स्पीड से ये जो है डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं। तो ये रशियन वर्ड है, ठीक है, जिसका नाम है ट्रायोका, क्लियर।
तो G20 जो है अब ट्रायोका की बात हो रही है, यानी कि इसमें 3 कंट्रीज़ होंगी, ठीक है। वो कंट्रीज़ जो पॉजिटिव वे में क्या करेगी, किसी चीज़ को डिस्कस करेगी, ठीक है, तो वो ट्रायोका की कैटेगरी में आ जाती है। अब इंडिया तो है ही है, और साथ ही साथ कौन सी है, इंडोनेशिया है और इटली है। क्लियर। तो अभी ये इसका मेन मोटिव क्या है, क्योंकि G20 में ये पहली बार हमारी इंडिया जो है ट्रायोका में पार्टिसिपेट कर रही है, ट्रायोका को ज्वाइन कर रही है। तो ऐसे हम लोगों की इंटरनेशनल लेवल पे भी जो इमेज है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। रिसेंटली ही इंडिया के द्वारा ये ज्वाइन किया गया, जिसका नाम है ट्रायोका। इंडिया जो है ये स्टार्ट करेगा प्रोसीजर, स्पेशली G20 प्रेसिडेंसी जो हमारी देखने को मिलेगी 2023 में। क्लियर। तो G20 की जो प्रेसिडेंसी है, तो अभी 2021 में किसके पास थी, इटली के पास थी। 2022 की जो प्रेसिडेंसी हेल्ड करेगा वो कौन करेगा, इंडोनेशिया करेगा। 2023 की कौन करेगा, हमारी इंडिया के द्वारा की जाएगी। और हमारी कंट्री में पहली बार G20 समिट होने जा रही है न्यू दिल्ली में, क्योंकि आज से पहले, यानी कि इससे पहले कभी भी G20 समिट जो है वो इंडिया में हेल्ड नहीं हुई, ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें, जो टॉप ग्रुपिंग रहेगी G20 की, जिसमें कंसिस्ट करेंगी प्रीवियस जो इनकमिंग जो, यानी कि आने वाली जो कंट्री, और जो इस साल जिसके द्वारा प्रेसिडेंसी जो है वो हेल्ड की गई। जैसे इस साल किसके द्वारा की गई, इटली के द्वारा। 2022 में इंडोनेशिया करेगी, 2023 में, ठीक है, इंडिया के द्वारा किया जाएगा। और 2024 में किसके द्वारा प्रेसिडेंसी जो है वो हेल्ड की जाएगी, वो आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है, 2024 की। ओके, तो ये बताइएगा। ट्रायोका मेंबर्स जो है इसमें इंडिया जो है यहाँ पे काम करेगा क्लोजली किसके साथ मिलके, इंडोनेशिया के साथ मिलके, इटली के साथ मिलके। स्पेशली बात यहाँ पे की जाएगी अफगानिस्तान में जो तालिबान का रूल है आज के टाइम में, उसको कैसे हमने हैंडल करके चलना है, ठीक है। तो वहाँ पे डेवलपमेंट करने की बात की जाएगी, ठीक है। तो इंश्योर की जाएगी इसके चलते कंसिस्टेंसी और कॉन्टीन्यूटी कैसे बना के रखनी है, स्पेशली जो G20 के एजेंडाज हैं उस पर कैसे काम करना है। इंडिया जो है वो अज्यूम करेगा G20 प्रेसिडेंसी का 1 दिसंबर 2022 में, ठीक है, फ्रॉम इंडोनेशिया, यानी कि इंडोनेशिया जो है, ठीक है, वो 2022 में करेगा। उसके बाद इंडिया जो है वो 2003 में करेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इंडोनेशिया 2022 में करेगा, ठीक है। तो इंडिया के द्वारा जो प्रेसिडेंसी जो है, इंडिया की प्रेसिडेंसी 2023 में होगी। इटली जो होस्ट कर रहा है 2021 की अक्टूबर में ये समिट देखने को मिली, ठीक है। इंडिया जो है उसके द्वारा काफ़ी ज़्यादा जो इश्यूज़ है, स्पेशली अफ़गानिस्तान के फ्यूचर के बारे में कैसे हमने बात करनी है, तो ये इंडिया के द्वारा जो इश्यूज़ उठाए गए हैं कि टेक ओवर कैसे, जो टेक ओवर किया गया तालिबान के द्वारा, तो उसको कैसे हैंडल करना है, ये सारी चीज़ों को, तो स्पेशली इसके ऊपर ही बात की जाएगी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इंडोनेशिया जो है उसकी प्रेसिडेंसी G20 की 1 दिसंबर 2021 से आगे नेक्स्ट मंथ, यानी कि अपकमिंग जो मंथ्स आने वाले हैं वो देखने को मिलेगी। इंडोनेशिया जो है डिस्कशन जो रहेगी वेरियस लेवल जो है मेंबर ऑफ जो G20 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो कैसे एजेंडा लेके चलना है, जो जो टारगेट्स है इसके। नेक्स्ट ईयर समिट जो है वो ऑर्गेनाइज होगी, ठीक है। तो इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, समिट जो रहेगी G20 की 2022 की, तो थीम इंपॉर्टेंट रहेगी, रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर, ठीक है। तो ये थीम याद रखनी है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। G20 के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। G20 जो है पहले G8 कंट्री थी, ठीक है। इसमें रशिया को निकाल दिया गया, जो यूक्रेन का जो पार्ट था क्रीमिया वाला, उसको हड़प लिया गया था रशिया के द्वारा। उसके चलते जो है G8 से रशिया को निकाल दिया गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए, तो G7 कंट्रीज़ बन गई, ठीक है। तो G7 कंट्रीज़ में कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएसए, ठीक है। तो सारी की सारी G7 कंट्रीज़ पार्ट किसका है, G20 का है। तो उसके बाद जो कंट्रीज़ आ जाती है, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया एंड टर्की, ठीक है। तो ये सारी G20 कंट्रीज़ है। G7 कंट्रीज़ भी इसका पार्ट है। उसके अलावा जो है बाकी की कंट्रीज़ जो हैं, ठीक है, यूरोपियन यूनियन को भी मिला के, तो टोटल जो है 20 कंट्रीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। तो G20 के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। यहाँ पे ये इनफॉर्मल ग्रुप है, ठीक है, ये फॉर्मल नहीं है। इनफॉर्मल और फॉर्मल में क्या डिफरेंस है, फॉर्मल में रहेगा जैसे पर्टिकुलर डिसाइड करके जाना हमने किस टॉपिक पे बात करनी है। इनफॉर्मल का क्या रहेगा कि वहाँ जाके डिसाइड करना कि किस टॉपिक पे बात होगी, ठीक है।
तो ये इनफॉर्मल ग्रुप है 19 कंट्रीज़ का और प्लस यूरोपियन यूनियन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और साथ ही सारे रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं किसके, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के और वर्ल्ड बैंक के, ठीक है। तो इसका कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है, ठीक है। तो ये क्या रहता है, परमानेंट हेडक्वार्टर्स नहीं होता, तो आपको देखने को मिलता है एवरी ईयर जो है इसकी प्रेसिडेंसी जो है वो अलग अलग कंट्रीज़ को दी जाती है। मेंबरशिप्स की अगर बात करें तो वर्ल्ड लार्जेस्ट एडवांस एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज़ इसका पार्ट है। तो ये रिप्रेजेंट करती है 2/3 वर्ल्ड की पॉपुलेशन। 85% जो है ग्लोबल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है। 80% ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इसका देखने को मिलता है और 75% ग्लोबल ट्रेड। क्लियर। तो G20 जो है इसकी फर्म अगर देखें तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन है। तो फ्रॉम 1999 G20 को कब स्टार्ट किया गया, 1999 में, ऐसे याद कर लीजिए जब कारगिल वॉर हुई थी, ठीक है, तब G20 को स्टार्ट किया गया। और जब हमारी कंट्री में एमरजेंसी लगी थी 1975 में, तब G7 को स्टार्ट किया गया, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को याद रहेगा। और अब इसकी बात की जा रही है 1999 से 2008 तक की अगर बात करें तो सेंट्रल बैंक ऑफ गवर्नर्स एंड फाइनेंस मिनिस्टर्स की भी मीटिंग यहाँ पे स्टार्ट की गई, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे मैप भी देख लीजिए जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी कंट्रीज़ हैं और जो ब्लू वाली कंट्री है ये गेस्ट कंट्रीज़ हैं, ठीक है। जो बाकी जो ऑरेंज वाली यहाँ पे शो कर रखी है ये G20 कंट्रीज़ है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो हमारी कंट्री के द्वारा इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर भी स्टार्ट किया गया। ये सितंबर मंथ की न्यूज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐड ऑन कर रही हूँ ताकि आप लोगों की रिवीजन भी हो जाए और आप कोलरेट कर सके। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा फाउंडेशन स्टोन रखा गया, नींव पत्थर रखा गया किसका, इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का। कहाँ पे, द्वारका, न्यू दिल्ली में। ये बिगेस्ट इंडोर एग्जीबिशन स्पेस यहाँ पे देखने को मिलेगी हमारे इंडिया में और टॉप 10 में हमारी कंट्री गिनी जाएगी इसके मामले में, ठीक है। इसकी बात करें तो ये इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स होगा आने वाले टाइम में। फैसिलिटीज़ जो है इसकी काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल की रहेगी, ठीक है। जैसे एग्जीबिशन हॉल यहाँ पे बनाया जाएगा, कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा, ओपन एग्जीबिशन स्पेस यहाँ पे रहेगी और मिक्स्ड यूज़ होगा कमर्शियल स्पेसिस का। जैसे ये 5 स्टार होटल की तरह ये आपको देखने को मिलेगा, 5 स्टार, 4 स्टार एंड 3 स्टार, ठीक है। और ये ऑफर करेगा स्पेशली जो इंटरनेशनल एंड नेशनल इवेंट मीटिंग्स रहती है, कॉन्फ्रेंसेस रहती है, एग्जीबिशंस रहते हैं और ट्रेड शोज़ होते हैं, तो यहाँ पे हेल्ड होंगे आने वाले टाइम में जब ये बन के कंप्लीट हो जाएगा। प्रोजेक्ट जो है इसको प्लान किया गया था, यानी कि 221.37 एकड़ की ज़मीन पे ये बनेगा सेक्टर 25 में, ठीक है। तो एस्टिमेट कॉस्ट कितनी है इसकी, 25,703 करोड़ इसकी एस्टिमेट कॉस्ट है, ठीक है। तो कॉस्ट आपको याद नहीं रखनी है, बट ये याद रखना है कि इंटरनेशनल जो कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर कहाँ पे बनाया जा रहा है, ठीक है। तो इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है इसको, इम्प्लीमेंट किया जाएगा इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर लिमिटेड के द्वारा और ये 100% गवर्नमेंट ऑन कंपनी है, ठीक है। तो ये सेटअप की गई थी बाय डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री पॉलिसी एंड प्रमोशन के द्वारा। क्लियर। तो इससे क्या होगा, 5 लाख जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है गंगा कनेक्शन एग्जीबिशन। अब ये गंगा कनेक्शन एग्जीबिशन जो था ये लंदन में हुआ, ठीक है। तो लंदन में क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ पे कौन सी मीटिंग देखने को मिली, G7 कंट्रीज़ की मीटिंग हुई, ठीक है, ग्लासगो में, ठीक है। ये कहाँ पे है, लंदन में, ओके। सॉरी, यहाँ पे G7 की नहीं है, COP26 की मीटिंग हुई थी, ठीक है। तो सॉरी फॉर डैट, ओके। तो रिसेंटली ही गंगा कनेक्शन एग्जीबिशन जो कंक्लूड हुआ लंदन में हुआ, इनोग्रेट किया गया कहाँ पे, ग्लासगो, यहाँ पे COP26 की मीटिंग देखने को मिलेगी, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की, कब, 12 नवंबर को, ओके। तो 10 की स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स यहाँ पे अनाउंस किए गए ड्यूरिंग द एग्जीबिशन। ग्लोबल एग्जीबिशन ये एक तरह से निकल के आया, यहाँ पे मल्टीपल फैक्ट देखने को मिली, स्पेशली जो रिवर बेसिन है, तो कैसे कनेक्ट करना है इंटरेस्टेड पार्टीज़ के साथ, ठीक है। तो मेजर एफर्ट्स लगाए जाएंगे आने वाले टाइम में, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, कैसे हमने गंगा को क्लीन करके रखना है। हाई कमीशन जो है इंडिया की यहाँ पे काम करेगी और साथ ही साथ सी गंगा यानी कि सेंटर फॉर गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज़ जो है यहाँ पे साथ में मिलके काम करेगी, ठीक है। तो उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे अंगेज होगी इंटरनेशनल जो कम्युनिटीज़ हैं, साइंटिस्ट हैं, टेक्नोलॉजी कंपनीज़ जो हैं यहाँ पे मिलके काम करेगी, पॉलिसी मेकर जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इन्वेस्टर्स हैं, फाइनेंस जो प्रोफेशनल्स हैं यहाँ पे आगे आएंगे और जो गंगा में पोल्यूशन देखने को मिलता है, वाटर पोल्यूशन, उसको
कैसे टैकल करना है, कैसे गंगा को क्लीन करना है, मेजर जो इनिशिएटिव्स इसके द्वारा लिए गए हैं, ठीक है। अगर बात करें इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि लेवल जो है कैसे हमने डेवलपमेंट करना है, स्पेशली जो गंगा रिवर बेसिन है, ठीक है। ग्लोबल कम्युनिटी जो है मिलके यहाँ पे काम करेगी, इन्वायरमेंटल स्टेक होल्डर्स जो हैं यहाँ पे क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है कि अवेयरनेस फैलाना लोगों में कि कैसे हम लोगों ने जो वाटर है, ठीक है, जैसे कोई लेक्स है, रिवर्स है, उनको कैसे साफ रखना है, ठीक है। स्पेशली प्रोटेक्ट करना हम लोगों ने किसको, गंगा रिवर को, ठीक है। इकोसिस्टम उसका क्रिएट करना, जो वाइड स्प्रेड जो अवेयरनेस फैलानी लोगों में, स्पेशली रिवर बेसिन के बारे में डेमोन्स्ट्रेट। अगर बात करें डीप स्पिरिचुअल एंड फिलोसफिकल कनेक्टिंग जो इंडियंस हैं, यानी कि लोगों को जोड़ना इसके साथ कि कैसे हम लोगों ने इसको साफ सफाई करनी है गंगा रिवर की, ठीक है। उसके अलावा अंडरस्टैंड करना अपना इकोसिस्टम, ठीक है, इकोसिस्टम के बारे में जानना। गंगा कनेक्ट जो एग्जीबिशन है ये ऑफर करेगा क्लीन एंड डीप अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड कॉम्प्लेक्सिटी जो है गंगा रिवर की, जो गंगा रिवर जो इकोसिस्टम है, ठीक है। अगर बात करें इसके अलावा अनेबल एंगेजमेंट होना, ठीक है, स्पेशली जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ है उनको साथ में लेके चलना, जो डायस्पोराज है यानी कि अलग अलग कंट्री से लोग जो जुड़ेंगे इसमें, ठीक है, गंगा रेजुएशन और रिस्टोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ रिवर सिस्टम के साथ। और डेवलपमेंट करना इन्वायरमेंट सोल्यूशन का, कि कैसे हम जो सोल्यूशन है वो निकाल पाए, जो हमारा आज के टाइम में इन्वायरमेंट जो है वो ख़राब हो रहा है, ठीक है। गंगा रिवर जो है ये मेजर लैब बनाई जाएगी फॉर ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक कम्युनिटी जो है ये डेवलप करेगी कटिंग एज इन्वायरमेंटल सॉल्यूशन, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे देखिए ये गंगा बेसिन सिस्टम है, गंगा रिवर बेसिन सिस्टम, ठीक है। तो गंगा जो है गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक डेल्टा बनता है वेस्ट बंगाल में जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है, ठीक है। जब गंगा बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। जब ये ब्रह्मपुत्रा रिवर के साथ मिलती है तब इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। जब ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है तब इसको मेघना के नाम से जाना जाता है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ क्लियर होगी। उसके अलावा यहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे ओमिक्रॉन वायरस के बारे में, ठीक है। ओमिक्रॉन जो है, ओमिक्रॉन से रिलेटेड जो अभी केसेस देखने को मिले हमारे इंडिया में, कर्नाटका में 2 लोग जो हैं इससे पॉजिटिव आए हैं। तो अलर्ट जारी हो चुका है कर्नाटका में भी, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिज़ास्टर क्रिएट कर रहा है ओमिक्रॉन वायरस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साउथ अफ्रीका जो है उसमें 183 अब इसकी संख्या बढ़ चुकी है, ठीक है। अब बात करते हैं साउथ अफ्रीका और सदर्न अफ्रीका में, आप लोगों को कन्फ्यूज़न ज़रूर हो रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में। अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करें तो ऊपर वाला जो पार्ट है ये वाला नॉर्थ, इसको नॉर्थ अफ्रीका जाना जाता है। वेस्ट अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका और ये सदर्न अफ्रीका है, ठीक है। साउथ अफ्रीका अलग कंट्री है यहाँ पे, ठीक है, आपको सदर्न अफ्रीका में देखने को मिलेगी। और ये पूरा जो पार्ट है ये सदर्न अफ्रीका कॉन्टिनेंट का ये पार्ट है, ठीक है। तो सदर्न अफ्रीका में जो कंट्रीज़ आती है अंगोला, बोट्सवाना, लिसोथो, मालावी, मोजाम्बिक, नामिबिया, साउथ अफ्रीका, ठीक है, स्वाजीलैंड, जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे। तो ये सारी कंट्री कहाँ आती है, सदर्न अफ्रीका में आती है। वैसे ही हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है, एशिया में हमारी जो कंट्री कहाँ पे आती है, सदर्न एशिया में आती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्दर्न एशिया, ठीक है। नॉर्दर्न एशिया में रशिया भी आया था, यूरोप भी आया था, इसलिए इसको यूरेशिया के नाम से जाना जाता है। तो सेंट्रल एशिया, यहाँ पे ईस्टर्न एशिया, ईस्टर्न एशिया में चाइना वाला रीजन आ जाएगा। यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया है, ठीक है, यहाँ पे म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड वाली कंट्रीज आ जाएंगी। और ये है वेस्ट एशिया, यहाँ पे सऊदी अरबिया, यमन, ओमान, ठीक है। तो यहाँ पे सारी ये वाली कंट्रीज़ देखने को मिलेगी। हमारी कंट्रीज जो है वो सदर्न एशिया में है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब ये जो ओमिक्रॉन वायरस निकल के आई, ये सदर्न कंट्री में से निकल के आया है, ठीक है। सदर्न जो है अफ्रीका, वहाँ से निकल के आया, जैसे बोट्सवाना हो गया, साउथ अफ्रीका, लिसोथो, ठीक है। तो आई होप आपको ये कन्फ्यूज़न दूर हुई होगी, ठीक है। तो WHO के द्वारा वेरिएंट ऑफ कंसर्न की बात करें तो उसमें अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा रखे गए, ठीक है। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में एलिप्सोन, जीटा, ईटा, थीटा, आयोटा और कप्पा रखे गए। कप्पा जो है इंडिया का है, ठीक है, इंडिया में इसका ओरिजिनेट हुआ, क्लियर। तो बात करें डेल्टा की, वो भी इंडिया में ही इसका नाम दिया गया, यानी कि इंडिया में ही ओरिजिनेट हुआ और WHO के द्वारा इसका नाम दिया गया। ये कोरोना वायरस के अलग अलग नाम दिए गए हैं WHO के द्वारा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा।
अगर म्यूटेशन की बात करें, म्यूटेशन आखिर होता क्या है? जब कोरोना वायरस जो है वो अलग अलग फॉर्म में आगे निकल के आता है, उसको म्यूटेशन बोला जाता है। तो आरएनए में चेंज होता है, ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है, तो अलग वेरिएंट निकल के आता है, न्यू स्ट्रेन निकल के आता है। जो चेंजेस किस में होता है? आरएनए में होता है, और वायरस के अलग अलग बिहेवियर देखने को मिलते हैं, डैट इज म्यूटेशन, ठीक है। तो वायरस में चेंजेस आना, वायरस के आरएनए में चेंजेस आना, डैट इज म्यूटेशन, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर वेरिएंट ऑफ कंसर्न की बात करें, ये काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिलता है, सीवियर डिजीज़ इसमें आ जाते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ जो है लोगों की वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो डब्ल्यूएचओ के द्वारा 5 वेरिएंट ऑफ कंसर्न जो है वो लिस्ट किए गए हैं। जैसे ओमिक्रॉन जो है, ये कहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया? सदर्न अफ्रीका में, ठीक है। आई होप आपको अब तो कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो सदर्न अफ्रीका में ओमिक्रॉन जो है इसको आइडेंटिफाई किया गया नवंबर 2021 में, ठीक है। इसको B11529 बोला गया। डेल्टा जो है ये इमर्ज कहाँ पे हुआ? हमारी कंट्री में, ठीक है, 2020 में, और स्प्रेड हुआ ऑल अराउंड द वर्ल्ड। गामा जो है ये अब इमर्ज हुआ ब्राज़ील में 2020 में। बीटा जो है इमर्ज हुआ साउथ अफ्रीका में 2020 में। अल्फ़ा जो है ब्रिटेन में इमर्ज हुआ, ठीक है। तो ये 2020 में हुआ, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट एक फेस्टिवल की यहाँ पे बात की जा रही है। फेस्टिवल का नाम क्या है? हॉर्नबिल फेस्टिवल। ये काफ़ी फेमस फेस्टिवल है और काफ़ी ज़्यादा पूछा भी गया एग्जाम में। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ये बिगेस्ट कल्चरल एक्स्ट्रा वेजिना फेस्टिवल है। कहाँ पे सेलिब्रेट होता है? ये नागालैंड में होता है, ठीक है। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ये अभी सेलिब्रेट किया गया, ठीक है, नागा जो ट्राइब्स है उनके द्वारा, स्पेशली जो विलेज है किसामा, ओके। तो ये जो अभी फेस्टिवल देखने को मिला, इसका एडिशन कौन सा था? 22nd एडिशन था हॉर्नबिल फेस्टिवल का। तो 6 डिस्ट्रिक्ट जो है नागालैंड के वहाँ पे सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। तो बात करते हैं नागालैंड के चीफ मिनिस्टर कौन है आज के टाइम में? नीफू रियो। और गवर्नर कौन है नागालैंड के? जगदीश मुखी। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नागालैंड की लोकेशन अगर देखें तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में ही आता है, यहाँ पे नागालैंड है। म्यांमार जो कंट्री है इसकी बाउंड्री टच करती है अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर की बाउंड्री टच करती है, जो हमारी स्टेट की हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पुट किया था कि 2011 के सेंसस थे, सेंसस के हिसाब से कौन सी हमारी इंडिया की ऐसी स्टेट है जिसमें ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है? वो स्टेट है उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है आज का, उसका आंसर ज़रूर दीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस होती रहे। तो ये था आज का डिस्कशन, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो थे वो मैंने डिस्कस किए। इस लेक्चर की PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर नहीं आई तो डिसलाइक भी कर दीजिए, ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।